बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है पावर सप्लाई फ़िल्टर्स। इसमें पावर सप्लाई फ़िल्टर्स में हमने पहले कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर को डिस्कस किया और कैपेसिटर को एज फ़िल्टर हमने यूज़ किया टू filter the rectified output voltage from a full wave rectifier। तो आज हम ये देखेंगे कि जब हम इंडक्टर को यूज़ करें तो फिर किस तरह से हम वोल्टेज को रेक्टिफाइड वोल्टेज को फ़िल्टर कर सकते हैं। इंडक्टर इनपुट फिल्टर अ डिवाइस यूज्ड टू रिमूव द एसी कंपोनेंट ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट बट अलाउज डीसी कंपोनेंट टू रीच द लोड इज कॉल्ड अ फिल्टर सर्किट। जो आपकी रेक्टिफाइड आउटपुट होती है उसमें एसी कंपोनेंट्स भी होते हैं और डीसी कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो आउटपुट में से अगर एलिमिनेट कर दिए जाएं एसी कंपोनेंट्स, सिर्फ डीसी कंपोनेंट्स को रहने दिया जाए, तो एक ऐसा ही डिवाइस या एक ऐसा सर्किट जो ये कर सके उसे आप फिल्टर सर्किट कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पैसिव सर्किट एलिमेंट्स लाइक इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स। हम एक्टिव फिल्टर्स भी बना सकते हैं और हम पैसिव कंपोनेंट्स से फिल्टर भी बना सकते हैं। यहाँ हमारा टॉपिक पैसिव कंपोनेंट्स को लेके है, तो हम पैसिव कंपोनेंट्स लाइक इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स और इनके कॉम्बिनेशंस, इंडक्टर का कैपेसिटर के साथ या इंडक्टर का और रेजिस्टर के साथ या फिर कैपेसिटर और रेजिस्टर्स को लेके हम फिल्टर सर्किट्स जो हैं वो बना सकते हैं। हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास इनपुट सिग्नल होता है और वो एसी इनपुट सिग्नल इस तरह का होता है जैसे आप फर्स्ट वन फिगर में देख रहे हैं, इसमें सिग्नल जो है वो इंक्रीज कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा है और उसके बाद डिक्रीज़ कर रहा है। डिक्रीज़ करने के बाद वो फर्दर अपने डायरेक्शन को चेंज करता है और फिर से इंक्रीज़ करता है और फिर मैक्सिमम वैल्यू के बाद फिर से वो ज़ीरो लेवल पे आ जाता है। ये हमारा इनपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल को जब आप इस इनपुट सिग्नल को जब आप रेक्टिफायर सर्किट में से गुजारते हैं तो वो रेक्टिफाई हो जाता है, यानी ये जो इसका साइन जो डायरेक्शन में चेंज आता है वो अब नहीं आएगा। तो जैसे हमने इस सिग्नल को ब्रिज रेक्टिफायर में से गुजारा तो इस तरह की सिचुएशन आ गई। अब इस वोल्टेज को जो या सिग्नल को जो कि रेक्टिफाइड है, आप फर्दर इसमें अभी भी वेरिएशन है, वो वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती हैं, मैक्सिमम पे जा रही हैं और उसके बाद डिक्रीज़ करके ज़ीरो पे आ रही हैं, फिर से इंक्रीज़ कर रही हैं, मैक्सिमम पे जा रही हैं और फिर ज़ीरो पे आ जाती हैं। तो इसको फर्दर इसकी वेरिएशंस को रिड्यूस करने के लिए और इन वैल्यूज़ को एक कांस्टेंट डीसी लेवल पे लाने के लिए हम सर्किट यूज़ कर रहे हैं। इंडक्टर सर्किट भी हो सकता है, शंट कैपेसिटर हो सकता है, एलसी फिल्टर हो सकता है या फिर पाई फिल्टर हो सकता है। फिल्टर सर्किट में से गुजरने के बाद ये आपका जो वोल्टेज थी वो एक इस तरह से एक कांस्टेंट लेवल डीसी जो है वो बन जाएगी। ये अब आउटपुट वेव फॉर्म हो जाएगी इसकी। इंडक्टर फिल्टर, इंडक्टर को हम चोक भी कहते हैं, इसलिए इंडक्टर फिल्टर को हम एक चोक फिल्टर कह सकते हैं। इंडक्टर फिल्टर का सर्किट बनाने के लिए हम इंडक्टर को रेक्टिफायर सर्किट और लोड के दरमियान सीरीज़ में लगाते हैं। यहाँ इस फिगर में आप देखें जो इसकी कंस्ट्रक्शन की है, हम एक सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर और 2 डायोड्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं और इस पॉइंट पे हमें जो आउटपुट मिलेगी वो एक फुल वेव रेक्टिफाइड फॉर्म में होगी। वो फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट जो है वो इंडक्टर में से गुजरेगी और उसके बाद इंडक्टर में से गुजरने के बाद वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो आपको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगी। अब फिल्टर जो है वो एक इंडक्टर है। इंडक्टर की करेक्टरिस्टिक क्या होती है, इंडक्टर जो है वो एसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक करता है जबकि डीसी कंपोनेंट्स को गुजरने देता है। ठीक है, अगर आप इसमें से आपने जो जब वोल्टेज अप्लाई की तो जो करंट क्रिएट हुआ, तो जो करंट है वो गुजरेगा फिल्टर में से। तो करंट के जो एसी कंपोनेंट्स होंगे, जो यानी करंट में जब वेरिएशन आएगी तो इंडक्टर जो है उसमें उस ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। जब ईएमएफ इंड्यूस होती है, जैसे आप बैक ईएमएफ भी कहते हैं, वो अपोज करती है अप्लाइड ईएमएफ को, अप्लाइड वोल्टेज को बैक ईएमएफ अपोज करती है और इस तरह से
फ़िल्टर जो है वो रिएक्ट करता है, एसी कंपोनेंट्स को इम्पीडेंस जो है वो प्रोवाइड करता है, जबकि डीसी कंपोनेंट्स इसमें से इजीली फ्लो कर जाते हैं। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको यूज़ करते हुए हमने इसको चूज़ किया है एज फिल्टर। इट ऑफर्स हाई इम्पिडेंस टू अनडिजायर्ड रिपल्स। अनडिजायर्ड रिपल्स को ये बहुत हाई इम्पिडेंस देता है, नो इम्पिडेंस टू डिजायर्ड डीसी, thus ripple components will be eliminated. The reactance of inductor depends on the frequency. इंडक्टर की जो रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। XL इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, जिसमें XL जो है वो इंडक्टर की रिएक्टेंस है। ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, तो ये बन गया XL इज इक्वल्स टू 2πf, यानी जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही इंडक्टर जो है वो ज़्यादा रिएक्ट करता है, उसकी रिएक्टेंस बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट की जो आउटपुट वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी इनपुट वेव से डबल होती है। ये हमने पीछे रेक्टिफायर सर्किट्स में पढ़ा था कि इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज 2 times एज दैट ऑफ इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई तो फिर इस इंडक्टर की रिएक्टेंस क्या बन जाएगी, XL इज इक्वल्स टू 4πfl, ये भी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप नीचे देखें रेक्टिफाइड आउटपुट, और रेक्टिफाइड आउटपुट का ये पीक लेवल है। पीक लेवल को आप VP रेक्टिफाइड से जाहिर कर सकते हैं, VM से जाहिर कर सकते हैं, पीक वैल्यू को आप किसी भी सिंबल से जाहिर कर सकते हैं। उसके बाद इंडक्टर है। इंडक्टर के बाद जब आउटपुट है वो कुछ इस शक्ल की हो गई, यानी जब आप यहाँ पे देखें इंडक्टर से पहले की आउटपुट को देखें और इंडक्टर से गुजरने के बाद की आउटपुट को देखें। ये फिल्टर्ड आउटपुट है। रेक्टिफाइड आउटपुट एंड फिल्टर्ड आउटपुट में अगर आप कंपेयर करें तो फिल्टर्ड आउटपुट में वेरिएशंस तो हैं, लेकिन वो वेरिएशंस बहुत हद तक रिड्यूस हो गई हैं, वेरिएशंस कम हो गई हैं। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं, वर्किंग किस तरह से है। पहले है when the rectifier output current increases above a certain value, energy is stored in the inductor in the form of magnetic field। जब आप रेक्टिफायर आउटपुट करंट जो है वो एक सर्टन लेवल से, एक एवरेज लेवल से इंक्रीज करने लगता है, तो उस दौरान इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसमें स्टोर होती है। और when rectifier output current decreases below a certain level, the stored energy is given up। और जब करंट जो है वो उसी एवरेज लेवल से डिक्रीज करने लगता है तो एनर्जी जो स्टोर थी उसमें, ऑलरेडी स्टोर्ड थी इंडक्टर में, वो इंडक्टर अब वापस देना शुरू कर देगा वो उसको, ताकि उस जो करंट का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ ना हो। मतलब क्या है कि इंडक्टर किस तरह से बिहेव करता है कि जब लेवल इंक्रीज़ करने लगता है तो वो एनर्जी करंट से लेना शुरू कर देता है, और ताकि करंट का लेवल बहुत राइज ना करे। और जब करंट जो है वो एक लेवल से डिक्रीज करने लगता है तो यही इंडक्टर उसको एनर्जी देना शुरू कर देता है ताकि लेवल से ज़्यादा डिक्रीज ना हो। तो इस तरह से एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन करने में इंडक्टर जो है वो हेल्प करता है। ऑल सडन चेंजेस इन करंट दैट अकर इन द सर्किट विल बी स्मूदन्ड इन दिस वे। नीचे फिगर में आप देख सकते हैं एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पे जो आप लोड वोल्टेज है, लोड पे जो वोल्टेज है उसे हम प्लॉट कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं। और ये जो फुल वेव एक बनी हुई है ये रेक्टिफाइड आउटपुट है। इस रेक्टिफाइड आउटपुट में ये जो कम वेरिएशन वाली वेव है, ये जिसमें वेरिएशन तो आ रही है, अब ये देखें ये एक सर्टन लेवल से, ये वो सर्टन लेवल है, ये इस सर्टन लेवल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आया आउटपुट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आया, और इसी तरह इस सर्टन लेवल से आउटपुट में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं आया। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इस लेवल से बहुत ज़्यादा नहीं आया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि फ़िल्टर हो गई आउटपुट। जो आपकी पीक वैल्यू है, यहाँ से रेक्टिफाइड वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है इसे आप कहते हैं
वी पी रेक्टिफाइड यानी पीक वैल्यू ऑफ रेक्टिफाइड आउटपुट। और ये जो एक सर्टन लेवल है, कांस्टेंट लेवल, इसको आप कहते हैं, इसकी वैल्यू को आप कहते हैं वी डी सी, यानी कि एक एवरेज जो वोल्टेज है उसको आप वी डी सी का नाम देते हैं। ये इसका यहाँ तक इसका लेवल है, ठीक है। जब भी हम कोई फ़िल्टर डिस्कस करते हैं तो हम उसका रिपल फैक्टर जो है वो ज़रूर डिस्कस करते हैं। रिपल फैक्टर क्या होता है? रिपल फैक्टर के मुतालिक हम पहले भी कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर में हम पढ़ के आए हैं। रिपल फैक्टर इज़ द रेशियो बिटवीन रिपल वोल्टेज एंड डीसी वोल्टेज। तो रिपल वोल्टेज जो है यहाँ पे इंडक्टर के केस में करंट जो है वो लीड करता है और वोल्टेज जो है वो लैग करती है। तो हम अगर चूँकि हम रिपल फैक्टर को ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट्स ऑफ द सिग्नल टू डीसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल। तो हम वोल्टेज की बजाय करंट की फॉर्म में भी रिपल फैक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम करंट की फॉर्म में रिपल फैक्टर को फाइंड करेंगे। तो according to Fourier analysis, the full wave rectified voltage up to second harmonic can be written as, हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज है वो उसमें हार्मोनिक्स जो हैं वो रिपीट होती हैं ऐसे। ये फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज में हार्मोनिक्स जो हैं वो रिपीट होती हैं। जब भी एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद कोई भी सिग्नल या कोई भी फंक्शन अपने आप को रिपीट करे तो उसका एनालिसिस के लिए या उसको फाइंड करने के लिए हम फोरियर एनालिसिस जो है वो यूज़ करते हैं। तो फोरियर एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस वोल्टेज फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू 2VP रेक्टिफाइड डिवाइडेड बाय पाई माइनस 4VP रेक्टिफाइड cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 3 पाई। और इसके आगे भी टर्म्स हैं जिसको हम वो हायर हार्मोनिक्स के लिए हैं, और चूंकि उनका मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल होता है तो वो हम निगलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो रेक्टिफाइड वोल्टेज की वैल्यू है इसमें हम टू कंपोनेंट्स को देख रहे हैं। पहला वाला कंपोनेंट जो है ये देखें 2VP रेक्टिफाइड डिवाइडेड बाय पाई, ये डीसी कंपोनेंट है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आती। वीपी भी कांस्टेंट है, 2 और पाई भी कांस्टेंट्स हैं, तो ये एक तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डीसी वोल्टेज को शो कर रहा है। जबकि नेक्स्ट जो कंपोनेंट है 4VP रेक्टिफाइड डिवाइडेड बाय 3 पाई cos 2 ओमेगा टी, ये कंपोनेंट जो है ये cos की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और cos की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं होती। cos की वैल्यू डिपेंड करती है ओमेगा टी पे। अब चूंकि ओमेगा टी जो है वो चेंज होता रहता है तो इसलिए cos की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा ये जो सेकंड इसमें टर्म है ये AC कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज को शो कर रही है। हेयर कांस्टेंट कंपोनेंट ऑफ करंट, अगर हम करंट का कांस्टेंट कंपोनेंट यहाँ से लिखना चाहें तो करंट जो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो है 2PVP रेक्टिफाइड डिवाइडेड बाय पाई, और इसको अगर आप RL से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। और कौन सा करंट बनेगा, IDC। ये IDC की वैल्यू यहाँ से आ गई, ठीक है। अब हम देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट। हम AC कंपोनेंट फाइंड करना चाह रहे हैं करंट का, तो और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इसको हम IR कह देते हैं, जो AC कंपोनेंट है ड्यू टू रिपल। रिपल इज़ द वेरिएशन एंड करंट ड्यू जो AC कंपोनेंट ऑफ करंट है इसलिए हम उसको IR से जाहिर कर देते हैं। IR इज इक्वल्स टू 4VP रेक्टिफाइड डिवाइडेड बाय 3 पाई स्क्वायर रूट ऑफ RL का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अच्छा, अब ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा 4VP रेक्टिफाइड डिवाइडेड बाय 3 पाई, ये तो इस सेकंड टर्म में से ही आ गया। cos 2 ओमेगा टी हमने ले लिया 1, क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो हम इस जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट है उसको हम 1 रख लेते हैं।
तो इसलिए हमने cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू 1 रख ली। तो बाकी रह गया 4 वी पी रेक्टिफाइड डिवाइडेड बाई 3 पाई, ये तो आपकी होगी रिपल वोल्टेज। अब अगर हमें करंट फाइंड करना है तो डेफिनेटली इस वोल्टेज को डिवाइड करना पड़ेगा इम्पिडेंस के साथ। तो इम्पिडेंस जो है इन दिस केस एसी के लिए इम्पिडेंस आएगी रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों की तरफ से। तो कंबाइंड सिर्फ हम आरएल नहीं लिखेंगे, इसमें हम कंबाइंड इम्पिडेंस लिखेंगे। डीसी के लिए तो ठीक है, डीसी जो है वो कांस्टेंट लेवल है और उसके लिए हमारे पास अगर रेजिस्टेंस आएगा तो लोड का रेजिस्टेंस होगा और उसके लिए हमारे पास जो इंडक्टर का थोड़ा सा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होगा। अब चूंकि इंडक्टर का जो वायर की वजह से थोड़ा सा रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस के मुकाबले में बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम सिर्फ जो रेजिस्टेंस है वो आरएल ले लेते हैं। लेकिन एसी के लिए तो रेजिस्टेंस भी अपोज करेगा एसी को और इंडक्टर भी रिएक्ट करता है और इंडक्टर जो रिएक्टेंस देता है उसको आप इंडक्टर की रिएक्टेंस कहते हैं। तो जो कंबाइंड इम्पिडेंस है आपको पता है इन केस ऑफ एसी आप इस तरह से लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आर एल स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो ये आपने वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस दैट इज इक्वल्स टू करंट, तो ये आई आर ये बन गया। ठीक है, अब ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिपल करंट है, तो इसकी हमें चाहिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आपको पता है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है जब आप पीक वैल्यू को या मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बन जाती है। तो इस तरह से ये आपने एसी करंट या एसी कंपोनेंट ऑफ करंट को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद कुछ इसमें सिंप्लीफाइड उस ये आपके पास आईआरएमएस की वैल्यू आ गई और ऊपर जो है यहाँ से आपने आईडीसी की वैल्यू, आईडीसी की वैल्यू एंड आईआरएमएस ये दोनों वैल्यूज़ आपने कहाँ पे पुट करनी है? इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुट करेंगे तो ये सूरत हाल बन रही है। यहाँ पे ये देखें, ये कुछ स्टेप्स हैं मैथमेटिकल जो आप पेन पेज लें और इनको खुद सॉल्व करके देखें हाथ से। ये आपके पास इस तरह से फिर इसको सिंप्लीफाइड कर देंगे। यहाँ तक देखें कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, कुछ में हम कॉमन ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमने पहले तो जो कैंसिल होता था उनको कैंसिल कर लिया। यहाँ पे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर एल 3 स्क्वायर रूट ऑफ आर एल स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। यहाँ से हमने क्या किया है, अब हमने इसमें से आर एल स्क्वायर को कॉमन लिया है। आर एल स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये आर एल की सूरत बाहर आ गया और साथ में आ गया 1 प्लस एक्स एल स्क्वायर ओवर आर एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से फिर ये आर एल और ऊपर वाला और ये नीचे वाला आर एल कैंसल आउट हो गया, आपके पास ये सिचुएशन रह गई। अच्छा, अब जब आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपके पास आ रहा है 1 प्लस एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर एल का स्क्वायर। इन दिस केस एक्स एल इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन आर एल। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। एक्स एल जो है वो है 2 ओमेगा एल और एक्स एल जो है वो आर एल की निस्बत जो है आर एल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। तो आप इस टर्म में आर एल को इग्नोर कर देंगे एज़ कम्पेयर टू एक्स एल। जब आप आर एल को इग्नोर कर देंगे या हम कह सकते हैं कि एक्स एल स्क्वायर ओवर आर एल स्क्वायर जो है ये टर्म 1 की निस्बत बहुत बड़ी है। अगर एक्स एल आर एल से बहुत बड़ा है तो ये टर्म, ये रेशो 1 से बहुत बड़ी है। तो फिर हम 1 को इसके मुकाबले में इग्नोर कर देते हैं। तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसका रूट ले लेंगे तो ये रह जाएगा 3 एक्स एल डिवाइडेड बाय आर एल। ठीक है जी, और उसके बाद वो आर एल इधर ऐसे ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा और एक्सएल की वैल्यू आप लगा देंगे 2 ओमेगा एल। तो फिर फर्दर सिंप्लीफाई करके आपके पास ये रिपल फैक्टर आ गया। रिपल फैक्टर की वैल्यू जो है वो है आर एल फॉर इंडक्टर फिल्टर, इट इज़ आर एल डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा एल स्क्वायर रूट ऑफ 2. This expression shows that ripple varies inversely as the magnitude of inductance. Also the ripple is smaller for the smaller value of RL. यानी पहली बात तो ये कि इंडक्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिपल फैक्टर। हमें स्मॉल रिपल फैक्टर चाहिए अगर, तो हमें इंडक्टेंस
जो है उसकी वैल्यू हाई चाहिए होगी, हमें एक ऐसी वैल्यू का इंडक्टर लगाना होगा जिसकी इंडक्टेंस ज़्यादा हो, फिर हमें रिपल फैक्टर जो है स्मॉल में आएगा हमारे पास। आपको पता है कि जितना स्मॉल रिपल फैक्टर होता है उतने ही ज़्यादा फ़िल्टर उतना ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो अगर हमें रिपल फैक्टर को स्मॉल करना है तो हमें इंडक्टेंस हाई रखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ लोड रेजिस्टेंस के साथ जो रिपल फैक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना हाई लोड रेजिस्टेंस होगा रिपल फैक्टर उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंडक्टर फ़िल्टर है वो हम उन लोड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जो लोड्स जो हैं वो स्मॉल लोड्स जो हों, यानी अगर आरएल की वैल्यू स्मॉल है तो हम इंडक्टर को एज ए फ़िल्टर यूज़ कर लेंगे। जैसे कि आपने पिछले टॉपिक में देखा, कैपेसिटर जो है उसमें वो कैपेसिटर फ़िल्टर उन सर्किट्स के लिए यूज़ होता है जहाँ पे लोड रेजिस्टेंस हाई होता है, यानी कैपेसिटर फ़िल्टर में अगर लोड रेजिस्टेंस हाई होगा तो फ़िल्टर ज़्यादा अच्छा होगा, जबकि इंडक्टर की सूरत में अगर लोड रेजिस्टेंस स्मॉल है तो इंडक्टर एज फ़िल्टर अच्छा फ़िल्टर है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चल रहे हैं। द इंडक्टर फ़िल्टर शुड बी यूज्ड व्हेन आरएल इज़ कंसिस्टेंटली स्मॉल। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया जिसमें आपने पढ़ा इंडक्टर इनपुट फ़िल्टर।